इसमें मैं चर्चा करूंगा कि धन विधेयक से संबंधित कोई भी एक्ट जो बनता है उसकी प्रक्रियाएं क्या है और किस प्रक्रिया के तहत वो जो है कोई भी धन विधेयक से संबंधित विधेयक एक्ट में परिवर्तित हो जाती है, वो जो है अधिनियम बन जाती है। तो संविधान का अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित जो एक्ट बनता है उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं वो दी गई है। और संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के परिभाषा दिया गया, परिभाषित किया गया है। अब यहाँ हम देखेंगे धन विधेयक को एक्ट बनाने का प्रक्रिया क्या है, धन विधेयक से संबंधित विधेयक कैसे कानून या अधिनियम या एक्ट बन जाती है। तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट में क्या चीज है कि धन विधेयक को आखिर कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जैसे कि साधारण विधेयक में देखे थे कि उसको दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था, वैसा बात धन विधेयक से में नहीं है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। देखिए दोनों में कितना अंतर है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में से किसी में भी, लोकसभा में तो लोकसभा में, राज्यसभा में तो राज्यसभा में, बट धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही हम क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये हुआ। कौन प्रस्तुत करेगा, ये तो है कि कहां प्रस्तुत किया जाएगा, कौन प्रस्तुत करेगा। तो साधारण विधेयक में देखे थे कि या तो कोई भी मंत्री या तो सदन का कोई भी सदस्य साधारण विधेयक को क्या कर सकता था, पेश कर सकता था। यहाँ वो बातें नहीं है। यहाँ साधारण सदस्य जो है, सदस्य यहाँ जो है प्रस्तुत नहीं कर सकता है, सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। कौन कर सकता है, सिर्फ मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। साधारण व्यक्ति जो है, साधारण सदस्य जो है धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक बात तो हुआ कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में ही सिर्फ धन विधेयक प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। और कौन प्रस्तुत करेगा, तो केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, सदन के अन्य सदस्य नहीं कर सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति होती है। किसके मामले में, धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक अगर है तो राष्ट्रपति का उसमें पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मीन्स पहले राष्ट्रपति उसमें सहमति देगा, पूर्व सहमति देगा, उसके बाद जो है सदन में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। मीन्स पहले राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, पूर्व सहमति, और उसके बाद वो जो है दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें है कि जब राज्यसभा में धन विधेयक आता है तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। साधारण विधेयक के मामले में देखे थे कि वो संशोधन कर सकता है, वो अस्वीकार कर सकता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक नहीं। लेकिन धन विधेयक को ना तो संशोधन कर सकता है ना ही अस्वीकार कर सकता है, उसको सिर्फ पास करना है। क्या करना है, पास करना मजबूरी है। क्या करना है, राज्यसभा में से राज्यसभा को धन विधेयक को पास करना ही है। वो क्या कर सकता है, मात्र 14 दिन तक अपने पास में रख सकता है, जबकि साधारण विधेयक के मामले में 6 महीना तक। अभी जो चर्चा किए उसमें देखे होंगे साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीना तक रख सकता है। इसको सिर्फ अपने पास में कितना दिन रख सकता है, वो 14 दिन तक धन विधेयक को। और 14 दिन के अंदर अगर उसको पास नहीं किया तो पास माना जाता है। राज्यसभा को पावर दिया गया है कि देखो 14 दिन में तुमको पास करना है तो करो, अदरवाइज अगर 14 दिन में तुम पास नहीं करेगा तो क्या होगा, नियम मानेगा या ये माना जाएगा कि तुमने पास कर दिया है, चाहे तुम पास करो या नहीं करो। मैं 14 दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक में पास करना उसको अनिवार्य है। अगर पास नहीं भी करता है तो उसको पास माना जाएगा। मीन्स 14 दिन से ज्यादा विलंब करने का राज्यसभा के पास और इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी भी विधेयक को 14 दिन तक वो रोक कर रख सकता है। सिर्फ यही समझिए कि वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रख सकता है। उसके सिवा ना तो वो अस्वीकार कर सकता है, ना तो संशोधन कर सकता है, ना तो घटा सकता है, ना तो बढ़ा सकता है। ये हुआ। अब देखिए इसमें चूंकि धन विधेयक है तो धन विधेयक के बारे में बताए थे
कि कोई भी विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय अंतिम रूप से कौन करेगा? इसका निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाण कौन देगा? इसका प्रमाण लोकसभा अध्यक्ष को देगा कि हाँ ये विधेयक जो है धन विधेयक है, क्या है। और लोकसभा जब प्रमाण पत्र दे देगा तभी जो है दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। मीन्स इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसी को, वही ऑथराइज है, उसी के पास पावर है, शक्ति है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना। मीन्स उसी का निर्णय ट्रू होगा। तो ये बताए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये बताएगा कौन? ये तीसरी बात है, अब यहीं पर देखे थे कि राज्यसभा जो है 14 दिन, राज्यसभा के पास सिर्फ यही विकल्प है कि कोई भी विधेयक को 14 दिन तक लटका कर रख सकता है, उसके बाद अपने आप पास माना जाता है। तो जब ना उस अस्वीकार कर सकता है ना संशोधन कर सकता है, फिर संयुक्त अधिवेशन किस काम का? तो इस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। मीन्स धन विधेयक से संबंधित विधेयक को पास करने में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। मीन्स राष्ट्रपति चाह कर भी संयुक्त अधिवेशन बुला नहीं सकता। किस विधेयक पर? धन विधेयक पर, क्योंकि 14 दिन के अंदर उसको पास ही कर देना है। 14 दिन रखेगा, 14 दिन अगर नहीं हो पास किया तो उसको पास माना जाएगा और लोकसभा पारित करके उसको राष्ट्रपति के पास भेज देगा। क्या करने के? सहमति देने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। मीन्स अगर धन विधेयक के साफ साफ इसका मीनिंग समझिए क्या है कि धन विधेयक के मामले में अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस कंडीशन में राज्यसभा का जो विवाद है, समस्याएं हैं या राज्यसभा का जो कारण है वो ऐसा ही निरस्त माना जाएगा और क्या करेगा, और उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बैठाकर दोनों सदनों को बैठाकर पास करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मीन्स संविधान का अनुच्छेद 108 जो है, जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है, इस पर लागू नहीं होता। किस पर? धन विधेयक में। तो पूछता है क्वेश्चन कि क्या धन विधेयक से संबंधित विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है? कभी भी नहीं, अधिकार ही नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ही नहीं है। और लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार त्यागपत्र देना पड़ेगा। सरकार को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। अगर धन विधेयक से संबंधित कोई मामला अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार ही को त्यागपत्र देना होगा। किसको देना होगा? सरकार को त्यागपत्र देना होगा। और इसमें राष्ट्रपति के पास भी बहुत सीमित पावर है। राष्ट्रपति के पास क्या पावर सीमित है? जैसे साधारण विधेयक में देखे होंगे कि साधारण विधेयक में कहता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहां पुनर्विचार का भी प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा, पुनर्विचार का प्रावधान क्यों नहीं है? माने राष्ट्रपति जो है फिर से संसद को पुनर्विचार के लिए फिर से क्यों नहीं भेज सकता है? सोचिए क्यों, क्या कारण है? क्योंकि राष्ट्रपति पूर्व में ही स्वीकृति दे दिया है। इसके स्वीकृति से ही दोनों सदनों में रखा गया है। माने राष्ट्रपति जब स्वीकृति दिया है तभी दोनों सदनों में रखा गया। तो एक बार जब उसकी स्वीकृति मिल ही गया है तब फिर से वो नहीं कैसे कहेगा? नहीं कहने का कहीं कोई सवाल बनता है? कहीं नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति को फिर से रिटर्न करने का इसमें कोई जो है शक्ति नहीं दी गई है। मीन्स अगर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना ही होगा। क्या करना होगा? देना ही होगा। धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक जब राज्यसभा और लोकसभा से होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर जो है क्या देना होगा? सहमति देना होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 111 भी कहता है। जो धन विधेयक से संबंधित शक्ति राष्ट्रपति को दिया है संविधान के अनुच्छेद 111। तो इस तरह से देखें कि साधारण विधेयक के मामले में और धन विधेयक के मामले में धन विधेयक जो है बहुत काफी डिफरेंट है उसकी प्रक्रिया और काफी प्रभावी है। इसमें एक तरफ तो राज्यसभा का शक्ति को क्या किया है? कम किया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति की भी शक्ति को ये कम किया है। इसमें लोकसभा का पूरी तरह से क्या है? बोलबाला है। तो जहां एक तरफ देखे कि इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको जो है राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रख सकता है। 14 दिन के बाद उसको पास ही करना होगा। फिर देखे कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, उसको जो है सहमति देना ही देना है। तो इस तरह से बहुत सारी बिंदुओं पर मैंने देखा
कि धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया जो है क्या है, काफी सख्त है और राज्यसभा को और राष्ट्रपति के जो है शक्ति को ये कम किया है।